वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटर अध्ययन। इनोवेटर अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड आगामी लेखा लिपिक परीक्षा के लिए वाणिज्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं, वन बाय वन प्रश्न लेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम की किस धारा में वैधानिक लागत लेखा परीक्षा वर्णित है? वैधानिक लागत लेखा परीक्षा वर्णित है। इन विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कॉस्ट ऑडिट इज मेंशन? धारा 147, धारा 146, धारा 148 या धारा 149? तो इसका सही उत्तर है सेक्शन 148। तो जितनी भी कंपनीज हैं उनको क्या करना है, अपना जो है कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखना होता है, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने के बाद उसकी ऑडिटिंग होती है, और उस ऑडिटिंग के लिए उसका वर्णित है 148 सेक्शन में। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 148 में इसका वर्णन है। तो सही उत्तर हो गया सेक्शन 148। अगला प्रश्न है, नाम मात्र अंश पूंजी है। नाम मात्र अंश पूंजी है। नॉमिनल शेयर कैपिटल इज अंशधारियों द्वारा दत्त पूंजी राशि, अंश पूंजी का वह अधिकतम धनराशि जिसके निर्गमन को कंपनी को अधिकार है, या कंपनी द्वारा निर्गमित पूंजी की धनराशि, या अंश पूंजी पर मांगी गई कुल राशि। तो इसका सही उत्तर है बी, अंश पूंजी का वह अधिकतम धनराशि जिसके निर्गमन का कंपनी को अधिकार है। अब देखिए, मेमोरेंडम एसोसिएशन सबसे मेन डॉक्यूमेंट, इसे चार्टर ऑफ कंपनी बोला जाता है। उसमें ऑथराइज कैपिटल जो है मेंशन होती है। तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब मैक्सिमम कैपिटल इशूड बाय कंपनी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा अंश पूंजी का वह अधिकतम धनराशि जिसके निर्गमन का कंपनी को अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अंश पूंजी यदि अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते के को डेबिट किया जाता है। इफ शेयर्स आर फोर्फिटेड देन द शेयर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। मान लीजिए कोई शेयर्स है तो क्यों जब्त किया जाता है? कंपनी क्या करती है, कोई शेयर होल्डर अगर कॉल का पैसा नहीं देता है, ठीक है, तो उसके अंशों को हरण कर लेती है। तो जब हरण करती है तो यदि अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किससे किया जाएगा? अंशों के अंकित मूल्य से, अंशों पर प्रदत्त राशि से, अंशों पर याचित राशि से, या अंशों पर अयाचित राशि से। तो देखिए क्या एंट्री होती है शेयर उसकी, तो हम करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर forfeited, और टू शेयर फर्स्ट कॉल, एंड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इसका मतलब अप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है, और जो है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, कॉल्स का पैसा नहीं मिला है। कंपनी ने जो है अंशों को जब्त कर लिया। तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट किया वो किस राशि से होगा? वो होता है कॉल्ड अप मनी से। कॉल्ड अप मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है और कंपनी ने 8 रुपये कॉल किए हैं, ठीक है, तो ये ठीक तो 8 रुपये से एंट्री होगी। अगर पूरे 10 रुपये कॉल्ड अप किया है तो पूरे 10 रुपये डेबिट होंगे। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा अंशों पर याचित राशि से, कॉल्ड अप वैल्यू ऑन शेयर्स। तो सही उत्तर जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को कहाँ दिखाया जाता है? द प्रीमियम रिसिप्ट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन इन लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, या आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। तो देखिए, जो अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम होता है उसको हम दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में, यानी कि आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में हम इसको शो करते हैं। अगला प्रश्न है, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है। द रियल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज अधिकृत पूंजी, यानी कि ऑथराइज, जिसको कि हम मैक्सिमम मेमोरेंडम एसोसिएशन में वर्णित होती है कि मैक्सिमम कंपनी जो है इससे ज़्यादा निर्गमित नहीं कर सकती, या निर्गमित यानी कि मान लीजिए ऑथराइज से थोड़ा बहुत कम उसने इश्यूड कर दी तो इश्यूड कैपिटल। तीसरा है प्राथित पूंजी सब्सक्राइब, या चौथा है चुकता पूंजी। तो इसका सही उत्तर है चुकता पूंजी, यानी कि पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो सब्सक्राइब का वो पार्ट जो बाकी पब्लिक द्वारा पेड अप हो जाती है वो हमारी हो जाती है अंश पूंजी की वास्तविक राशि। तो आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात, जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश जब्त खातों के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू सामान्य संचय खाते में, पूंजी शोधन संचय खाते में, आगम संचय खाते में, या पूंजी संचय खाते में। तो देखिए इसका सही उत्तर है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि जब हम शेयर बैंक रीइश्यू करते हैं तो हमारी रीइश्यू की एंट्री क्या हो जाती है, जो हरण की वजह शेयर है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जितना पैसा हमारा लॉस में जाता है उसको हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद अगर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो हमारी फॉरफिटेड की एंट्री थी उसमें जितना भी शेयर फॉरफिटेड का हमारा लॉस था उससे हम इतना पैसा कवर कर देते हैं, और बाकी इसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट करके टू कैपिटल रिजर्व में उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि वो कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट, आंसर डी। अगला प्रश्न है,
किस स्वभाव की ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है? किस स्वभाव की ख्याति का मूल्य? विच टाइप ऑफ गुडविल वैल्यू विल बी मिनिमम? कुत्ते के स्वभाव की यानी कि डॉग गुडविल, बिल्ली के स्वभाव की यानी कैट गुडविल, चूहे के स्वभाव की यानी कि रैट गुडविल, या खरगोश के स्वभाव की यानी रैबिट गुडविल। अब देखिए, जो डॉग गुडविल होती है, इसमें ये मतलब होता है कि जैसे कि डॉग अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, ऐसे ही कुछ कस्टमर होते हैं जो सिर्फ उसके मालिक पर विश्वास करते हैं और मैनेजमेंट पे विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार की गुडविल फ्लैक्चुएट होती रहती है। बिल्ली के स्वभाव की गुडविल क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपका कंपनी की ब्रांड है, कस्टमर क्या है, कंपनी के मालिक को, मैनेजमेंट को नहीं देखते, वो देखते हैं कि क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की, क्या उसकी ब्रांड नेम है, तो उसके प्रति प्रभावित होते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा गुडविल आपकी बिल्ली की हो जाती है। लेकिन उसने पूछा सबसे कम मूल्य की। अब चूहे के स्वभाव की क्या है? चूहा क्या करता है, ना वो मैनेजमेंट और ओनर्स पे करता है विश्वास, ना वो ब्रांड वैल्यू पे देखता है। तो वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से जो है जगह बदलता रहता है। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए फास्ट कंज्यूमिंग गुड्स हैं, तो उसे जहाँ भी मिलेंगे वहाँ से खरीद लेगा। तो इस प्रकार के जो ग्रेट गुडविल होती है सबसे कम होती है ख्याति का मूल्य। तो सबसे कम हो जाता है चूहे के स्वभाव की। और जहाँ तक खरगोश के स्वभाव की बात है, खरगोश का स्वभाव का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए फ्रूट और वेजिटेबल लेने, तो जिस प्रकार से खरगोश क्या है, अपने बिल में रहता है, तो अब ज़्यादा दूर नहीं जाता, वो आस पास ही रहता है कि मुझे कोई चीज़ आसानी से मिल जाए। अब किसी ग्राहक को फ्रूट्स और वेजिटेबल आस-पास ही मिल रहे हैं तो दूर नहीं जाएगा, तो ज़्यादा दूर नहीं जाता। तो इस प्रकार की गुडविल भी फ्लैक्चुएट होती रहती है। लेकिन सबसे कम पूछा उसने कि किसकी ख्याति का मूल्य सबसे कम होगा? तो उसका आंसर है चूहे के स्वभाव की ख्याति की मूल्य सबसे कम होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने 1 जुलाई 2018 को 1 वर्ष का किराया ₹2400 प्राप्त किया, 1 जुलाई को। और 31 मार्च 19 को अंतिम खाते बनाते समय किराए से संबंधित समायोजन प्रविष्टि होगी। क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी? अब देखिए 2400 किराया आपने कब से कब तक लिया? आपने लिया 1 जुलाई से 18 से 31 मार्च। अब देखिए 1 जुलाई से 18 मार्च तक कितने महीने हो गए आपके? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, यानी कि 9 मंथ। आपको 9 महीने का किराया लेना चाहिए था। यानी कि 2400 12 महीने का है तो डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपका आ गया ₹200 पर मंथ। तो 9 महीने का कितना लेना चाहिए था आपको? आपको लेना चाहिए था ₹1800, लेकिन आपने ले लिए ₹2400। तो कितना एडवांस ले लिया आपने? आपने ₹600 एडवांस ले लिया। तो इस प्रकार से एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट ₹600 टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट। आपने कमाया ने पहले एडवांस ले लिया, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रेंट अकाउंट डेबिट 600 टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट ₹1800। पहला उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमन का तलपट आपको निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन। देनदार आपके 80 हज़ार हैं, डूबत ऋण 2,000 रुपये है, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान आपका प्रोविजन फॉर डाउटफेड 4,000 रुपये है। यह आवश्यक है कि संदिग्ध ऋणों के लिए 1,000 का प्रावधान हो, यानी कि 4,000 तो बैलेंस है लेकिन आपने 1,000 का प्रावधान करना है। लाभानी खाते के नाम या जमा पक्ष में कितनी राशि जाएगी? अब देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आपका 4,000 का बैलेंस है, बैड डेट्स आपके 2,000 हो गए और 1,000 आपने प्रोविजन करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपका बैलेंस 1,000 रुपये आ जाएगा टोटल 4,000 बैलेंस के कवर करने के लिए। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, 1,000 रुपये की एंट्री जो है हम क्रेडिट कर देंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1,000 रुपये जमा में चला जाएगा लाभानी खाते के। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादिता की प्रथा का अभिप्राय है। व्हाट इज मीन्ड बाय कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट? तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या है? संभावित हानियों की व्यवस्था अवश्य की जाए, जब तक उपार्जित ना हो जाए आगम को मान्यता ना दी जाए, उपयुक्त एयर भी दोनों या कोई नहीं। अब देखिए संभावित हानियों की व्यवस्था कर ली जाए, यही आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है। और साथ साथ जब तक उपार्जित ना हो जाए आगम को मान्यता ना दी जाए, यानी कि आपको जब तक वो चीज़ उपार्जित ना हो, जब तक आप अर्न न कर लें, तब तक उसको आगम ना माना जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, संभावित हानि और जब तक उपार्जित ना हो जाए आगम को मान्यता ना दी जाए। अगला प्रश्न है, लेखांकन का विश्लेषणात्मक पहलू है। एनालाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग, लेखाक्रम अकाउंटेंसी, अंकेक्षण या अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन। तो लेखांकन का जो विश्लेषणात्मक पहलू है ऑडिटिंग करना, क्योंकि ऑडिटिंग क्या है, एक प्रकार से इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जिसमें कि सारी चीज़ें चेक होती है, फाइनेंस अकाउंटिंग फाइनेंस स्टेटमेंट चेक होते हैं। तो एक प्रकार से उसका एनालाइज किया जाता है, ऑडिटर करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखांकन का विश्लेषणात्मक पहलू है ऑडिटिंग, खातों का लेखा परीक्षण। अगला प्रश्न है, फर्म से लाभ में हिस्सा साझेदार के लिए होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म ऑफ द पार्टनर्स विल बी वेतन की आय, सैलरी इनकम, व्यापार अथवा पैसे की आय, बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, अन्य साधनों की आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या टैक्स फ्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टैक्स फ्री। अगला प्रश्न है, 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वेतन भुगतान की राशि है।
तो 75,000 सैलरी पेड फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 मार्च 2010, तो 75,000 पेड किया। अदद वेतन आपको दे रखा है 2009 का 6500 रुपये और 2010 का 6000 रुपये। तो देखिए जो आपने पेड किया उसमें क्या प्लस हो जाएगा, जो आपने सैलरी पेड की 75,000 उसमें आप 6500 रुपये जो ओपनिंग है वो माइनस हो जाएगा और 6000 जो क्लोजिंग है वो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपके फाइनली 500 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 74,500 रुपये। अब आपने अनपेड का कर दिया, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस। अब उसका देख लीजिए पूर्वदत्त, ये 9,000 का 1,200 रुपये और 2010 का 1,000 रुपये पूर्वदत्त है। तो जो आपका ओपनिंग है ये प्लस हो जाएगा 1,200 रुपये, तो कितना आ गया आपका 0057 75,700। अब 75,700 में से आपने इसको माइनस कर देना है। 75,700 में कौन सा 1,000 रुपये, तो 1,000 माइनस कर दीजिए, तो 74,700 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कितना ट्रांसफ़र करेंगे 76,700 73,300 74,300 74,700, तो आंसर हो जाएगा डी 74,700। क्योंकि जो हम पे करते हैं उस पेड में हमारा जो क्लोजिंग आपका जो क्लोजिंग अनपेड है इसको हम प्लस करते हैं और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं, और एडवांस में आपका जो प्रीपेड है ये उसका अपोजिट होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। अगला प्रश्न है, यदि एक साझेदार की अवकाश ग्रहण करते समय निर्मित ख्याति को अपलिखित करना है तो उसे शेष साझेदारों में डेबिट किया जाएगा। If the goodwill raised at the time of retirement of partner is to be written off, then the capital account of remaining partners debited in नए लाभ हानि अनुपात में, पूंजी अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में या त्याग अनुपात में। तो इसका सही उत्तर है नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो जो भी निर्मित ख्याति है उसको अपलिखित करना है, तो शेष साझेदार खाते में नए लाभ विभाजन अनुपात में उसको ट्रांसफर करेंगे। अगला प्रश्न है, आग लगने के कारण सामग्री की क्षति को माना जाता है लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू फायर सपोज टू बी ऊपरी व्यय ओवरहेड्स, प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सामान्य हानि जनरल लॉस या असामान्य हानि एबनॉर्मल लॉस। तो देखिए अगर फायर से, थेफ्ट से या मान लीजिए केयरलेसनेस से या किसी भी आपदा से अगर कोई भी चीज़ नुकसान होती है तो उसको असामान्य हानि माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस, डी आंसर। अगला प्रश्न है, सहायक पुस्तक को कितने भाग में बांटा जाता है। सब्सिडरी बुक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 2, 8, 4 या 7। अब देखिए सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, मेन होती है जर्नल, और फिर उसके बाद जो उसकी सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी हैं, जैसे मान लीजिए आपका सेल्स बुक हो गया, कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, इसके बाद सेल्स बुक रिटर्न हो गया, परचेज बुक रिटर्न हो गया, बिल्स रिसीवल बुक हो गया, बिल्स पेबल बुक हो गया, जर्नल प्रॉपर हो गया। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से 8 भाग इसके होते हैं। तो सब्सिडरी बुक के कितने भाग हो गए 8, तो सही उत्तर हो गया बी, सब्सिडरी बुक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। अगला प्रश्न है, कुल प्रयुक्त पूंजी बराबर होती है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है, स्थायी संपत्तियों के बराबर होती है, या स्थायी संपत्ति प्लस शुद्ध कार्यशील पूंजी के बराबर होती है यानी फिक्स एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, या कुल संपत्तियों संचित राशि को सम्मिलित करते हुए यानी टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या शुद्ध मूल्य के नेटवर्थ के। तो इसका सही उत्तर है बी, स्थायी संपत्ति प्लस शुद्ध कार्यशील पूंजी। देखिए फिक्स एसेट्स में अगर हम करंट एसेट्स जो देते हैं और माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, कुल प्रयुक्त पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। तो फिक्स एसेट्स, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिक्स एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, अनुकूल बैंक शेष का अर्थ है फेवरेबल बैंक बैलेंस क्या होता है। फेवरेबल रोकड़ में जमा शेष, पासबुक में जमा शेष, रोकड़ में नाम शेष। अब देखिए फेवरेबल बैंक बैलेंस क्या है, जैसे कैश बुक का अगर आपका नाम शेष है यानी डेबिट बैलेंस है और पासबुक का क्रेडिट है तो उन दोनों को फेवरेबल बैलेंस माना जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा बी और सी, लेकिन इसका आंसर है बी और सी दोनों, यानी क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक एंड डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। अगला प्रश्न है, रोकड़ वही का अनुकूल यानी कि नाम शेष यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक आपका कितना है, डेबिट 18,000 फेवरेबल बैलेंस है, तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा, 3,000 रुपये के चेक निर्गमित किए गए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, 2,000 रुपये का बैंक का ब्याज जमा हुआ और बैंक चार्जेस के 100 रुपये रोकड़ में नहीं दिखाए गए। अब देखिए सबसे पहले हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो कितना है 18,000 रुपये है, हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। अब चेक इशू किसने करे, व्यापारी ने करे, चेक इशू 3,000 के करे तो क्या होगा, कैश बुक में वो एंट्री आपका माइनस कर देगा, लेकिन पासबुक में तो पेमेंट हुआ ही नहीं, तो इसीलिए ये एंट्री क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। फिर इसी तरीके से 200 रुपये बैंक का ब्याज जमा हुआ तो कैश बुक में तो जमा ही नहीं हुआ लेकिन यहाँ जमा हो गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा।
तो एक 3000 भी प्लस हो गया, 18,000 में 200 भी प्लस हो गए। अब बैंक चार्जेस जब काटे गए तो पासबुक में माइनस हो गए, लेकिन कैश बुक में तो एंट्री नहीं हुई, तो जो 100 की एंट्री है माइनस में चली जाएगी और दोनों एंट्री प्लस हो जाएगी। तो हम देखो कितना करेंगे, 18,000 में आपका 3,000 और 200 प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 21,200। लेकिन क्योंकि इसमें 100 बैंक चार्जेस पासबुक में डेबिट हो गए, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 21,100। तो देखिए हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं, 21,300, 21,000, 15,300, 21,100 या 14,700। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 21,100। अगला प्रश्न है, यदि समाधान विवरण का प्रारंभिक बिंदु पासबुक द्वारा प्रदर्शित शेष है, तो यह मत जिनके कारण यह शेष रोकड़ बही द्वारा प्रदर्शित शेष अधिक है को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, न घटाना चाहिए, न जोड़ना चाहिए, या कोई नहीं। तो देखिए मान लीजिए पासबुक का आपका जो पासबुक का बैलेंस ये गिवन है और कैश बुक के बैलेंस से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, कोई एंट्री के कारण वो बैलेंस बढ़ गया, तो बताइए उस एंट्री को यहाँ क्या किया जाएगा। मान लीजिए बैंक ने ब्याज दिया, बैंक ने इंटरेस्ट का क्रेडिट किया पासबुक में, तो इस एंट्री से इसका बैलेंस बढ़ गया और यहाँ तो एंट्री हुई नहीं, तो इस एंट्री के कारण क्या है, हम क्या करेंगे कैश बुक में, इसको कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं प्लस, तो हम इसको माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, डायरेक्ट कस्टमर ने जमा कर दिया बैंक अकाउंट में, तो पासबुक में तो प्लस हो गया, उसके कारण पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया कैश बुक से, लेकिन कैश बुक तो एंट्री हुई नहीं तो माइनस हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घटाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय को अंतिम खाते में दर्शाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर सोन इन फाइनल अकाउंट्स, पूंजी में से जोड़कर, पूंजी में से घटाकर, या संपत्ति पक्ष में या दायित्व पक्ष में। तो देखिए पूंजीगत व्यय क्या होता है, जैसे एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं, फर्नीचर कंप्यूटर वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल, तो उसको हम हमेशा संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति पक्ष में पूंजीगत व्यय को दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, एक मैनेजर को उसका कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ का 10% कमीशन दिया नहीं मतलब पेबल है, कमीशन घटाने से पूर्व लाभ है 66,000 रुपये, तो बताइए दे कमीशन के समाधान की प्रविष्टि कैसे होगी। तो आपने देखिए 66,000 का प्रॉफिट है और आपने उसमें 10% प्रॉफिट क्या देना है, कमीशन देना है, लेकिन उसने कहा कमीशन घटाने के बाद बचे शुद्ध लाभ का, तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रेट ऑफ कमीशन जो भी आपका है प्लस 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो हम इसको 110 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 66,000 अपॉन 110 इंटू 10। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 6,000। तो क्या एंट्री हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 6600 टू मैनेजर अकाउंट 6600, बिल्कुल गलत, हमें 6,000 की एंट्री करनी है। कमीशन अकाउंट डेबिट 6600, ये भी एंट्री नहीं होगी। इस पर तीसरी एंट्री क्या है, कमीशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का भी पेबल है तो ये लायबिलिटी होती है कि आपने दिया ही नहीं, तो हमारा आउटस्टैंडिंग कमीशन क्रेडिट हो जाएगा और कमीशन अकाउंट डेबिट 6,000 हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, कमीशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट 6,000, क्योंकि 66,000 में जब आप 6,000 रुपये उसको कमीशन दे देंगे तो कितना आपका नेट प्रॉफिट बचा, आपका बचा ये, मान लीजिए 66,000 आपका टोटल है, तो इसमें से आपने 6,000 10% दे दिया, तो बचे हुए लाभ का होना चाहिए 10%, तो देखिए 60,000 ही बचा, तो 66,000 में से जब हम इसको निकालेंगे तो 10/110 करना पड़ेगा, तो उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है, अदत्त उपार्जित व्ययों का समायोजन करते समय इन्हें संबंधित व्यय की मद में वाइल एडजस्टिंग आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम शुड विल बी रिलेटेड एक्सपेंसेस घटाया जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए, भाग दिया जाता है या गुणा किया जाता है। अब देखिए जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग है, जितने भी आपका उपार्जित हुए हैं, इनको हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है, उसमें आपका अनपेड है कोई चीज़, तो हम उसको प्लस करेंगे क्योंकि हमने दिया नहीं तो हमें देना पड़ेगा, तो इस प्रकार से वो प्लस हो जाता है। और जितने भी आउटस्टैंडिंग हम प्लस करते हैं वो बैलेंस शीट में कहाँ जाते हैं, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि आपने भी देना है। आंसर भी। अगला प्रश्न है, स्थायी संपत्तियों की उधार खरीद का लेखा होगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट बेसिस ऑन रिकॉर्डेड इन, कहाँ किया जाएगा उसका लेखा, जो हमने स्थायी संपत्ति खरीद उधार, क्रय वही में, इसमें तो क्रेडिट परचेज होती है, सेल्स वही में, इसको क्रेडिट सोल्ड उधार जो बिक्री करते हैं उसको दिखाते हैं, क्रय वापसी में जितना हमने सामान वापस किया उसको दिखाया जाता है, या जर्नल प्रॉपर। तो इसका सही उत्तर है जर्नल प्रॉपर, क्योंकि जिसकी एंट्री कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं होती, बिल रिसीवेबल बुक में नहीं होती, उसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में होती है, तो स्थायी उधार खरीद की एंट्री कहाँ होगी, जर्नल प्रॉपर। अगला प्रश्न है, लेन देन के डेबिट और क्रेडिट पहलू को यदि रोकड़ में प्रविष्ट हो, इफ द डेबिट एंड क्रेडिट बाय एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इट इज कॉन्ट्रा एंट्री, सिंगल एंट्री, कंपाउंड एंट्री या सिंपल एंट्री। तो देखिए लेन देन के डेबिट और क्रेडिट पहलू की यदि रोकड़ में प्रविष्टि हो, मान लीजिए हमने कैश डिपॉजिट किया,
तो कैश बुक में हमारा डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, इधर भी कैश बैंक आएगा, इधर भी कैश बैंक आएगा। हमने कैश डिपॉजिट किया तो हमारा कैश माइनस हो जाएगा और इधर हमारा बैंक, इधर बैंक प्लस हो जाएगा, इधर कैश माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जितनी भी कैश बुक में एंट्री होंगी तो कैश डिपॉजिट करते समय क्या होगा, ये हमारा कैश बैंक कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करते समय हमारा बैंक प्लस हो जाएगा और कैश माइनस हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा पहला, कॉन्ट्रा एंट्री यानी प्रतिप्रवृष्टि। अगला प्रश्न है, ए बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। बैंक समाधान विवरण किसकी सहायता से बनाया जाता है, बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक, पेटी कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम कैश बुक। अब देखिए बैंक स्टेटमेंट भी आपको बहुत ज़रूरी चाहिए, जो व्यापारी का खाता है उसमें जितने भी आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड है पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड वो, और प्लस जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वो दोनों चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब ऐसे बैंक समाधान कौन बनाता है, ये बिजनेस बनाते हैं यानी कि व्यापारी। अगला प्रश्न है, राम ने वर्ष के दौरान 24,000 रुपये का आहरण किया, ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कुल आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। अब देखिए उसने कितना आहरण किया, 24,000 किया, कब किया, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो जब टाइम की कोई चीज़ नहीं होती कि उसने कब स्टार्टिंग में किया है, मिडिल में किया है, एंड में किया है, तो वहाँ पर हम एवरेज 6 मंथ का लगाएंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, तो हमारा आ जाएगा 2400 रुपये पूरे साल का, हमें 6 महीने का चाहिए तो हमारा आ जाएगा 1200 रुपये। तो इस प्रकार से हमारा पहला उत्तर हो जाएगा 1200 रुपये टोटल ड्राइंग इंटरेस्ट राम को चुकाना होगा, ये उसके अकाउंट से डिडक्ट किए जाएंगे कैपिटल से। अगला प्रश्न है, ए और बी फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ हानि अनुपात 2:1 है। सी को उन्होंने 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, उनका त्याग अनुपात बताइए। अब देखिए सी का हिस्सा 1/3 है तो एक में से मान लीजिए प्रॉफिट तो 1/3 दे दीजिए, तो 2/3 बचा। अब 2/3 में से मान लीजिए उसका ओल्ड रेशियो कितना है, उसका बचा हुआ है 2/3, तो 4/9 हिस्सा बच गया जी उसका नया रेशियो। नया रेशियो क्या आ गया, 4/9। अब दूसरे का निकाल लेते हैं, उसका था आपका 1/3 ओल्ड रेशियो, जबकि उसका 2/3 बचे हुए हिस्से में से मिलेगा, तो उसका आ गया 2/9। तो अब पहला का 4/9 आ गया न्यू रेशियो, उसमें से ओल्ड रेशियो आप घटा दीजिए। ओल्ड रेशियो कितना आपका, ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस, तो 2/3 में से 4/9 घटा दीजिए, तो आपका 27 एलसीएम हो जाएगा। 9 3 27, 3 4 12 और 3 हम 7 18, तो 18 में से 12 गए 6, 6/27। और दूसरे का निकालेंगे इसी तरह से, उसका ओल्ड रेशियो था 1/3, उसका 2/9 आया था न्यू रेशियो, तो 27 हो गया। 9 3 27, 2 की गुणा और 3 हम 27, 9 में से 6 गए 3, 3/27, तो 6 और 3 का रेशियो आ गया सेक्रीफाइस, यानी 2 और 1 का अनुपात। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 1। अगला प्रश्न है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की फर्म द्वारा प्राप्त राशि वितरित की जाती है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रारंभिक पूंजी अनुपात में, अंतिम पूंजी अनुपात में, पुराने लाभ अनुपात में या नए अनुपात में। तो इसका सही उत्तर है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी जो फर्म ने प्राप्त की है वो वितरित की जाती है पार्टनर्स को। तो सही उत्तर है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला प्रश्न है, समापन के समय डूबत ऋण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैलेंस ऑफ बैड डेब्ट्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू देनदार खाते में, डूबत ऋण खाते में, वसूली खाते में या पूंजी खाते में। तो इसका सही उत्तर है रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाते में। तो जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो हम जो है उसको डेबिट करते हैं, जिनका उनका रिलेशन है उसको क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं, जितना पैसा पेमेंट होता है डेबिट होता है, जो बैड डेब्ट्स है उसको हम वसूली खाते में शो करते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, जल्दी नई वीडियो लेके आएंगे। हम चाहते हैं आप लाभान्वित हों, आप सक्सेस हों, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।